दोस्तों सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों नए साल में 2024 में आपको GST 1 कैसे फाइल करनी है, इसके लिए अब नई एडवाइजरी आ गई है। इसके साथ ही दोस्तों GST 2B में से आपको इनपुट टैक्स कैटेगरी कैसे क्लेम करना है, इसके लिए भी नया टेबल ऐड किया गया है। दोस्तों इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही हमें व्हाट्सएप चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया है। इससे दोस्तों आपको GST और टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहेंगे। दोस्तों जनवरी 2024 ऑनवर्ड जब आप GST 1 की रिटर्न फाइल करेंगे GST पोर्टल पे, तो यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको सेपरेट रिपोर्टिंग करनी होगी। इसके लिए GST 1 में नए टेबल ऐड किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नए टेबल जो ऐड किए गए हैं। दोस्तों टेबल नंबर 14 ऐड किया गया है यदि सप्लाई की जाती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, और टेबल नंबर 15 ऐड किया गया है यदि सप्लाई की जाती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही GST पे करना होता है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 द CGST एक्ट। तो दोस्तों ये टेबल उन्हीं व्यक्तियों को फाइल करने हैं जो कि या तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं, जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर TCS कलेक्ट करता है, या फिर दोस्तों ई कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करने हैं जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही GST पे करना होता है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 द CGST एक्ट। दोस्तों अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि क्या इसके लिए पहले गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन भी जारी की थी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 26/2022 सेंट्रल टैक्स जारी की थी, जिसके द्वारा कि गवर्नमेंट ने कहा था कि GST 1 में टेबल नंबर 14 एंड 15 ऐड किए जाएंगे ताकि जो सप्लाई की जाती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू से ट्रैक किया जा सके। इसी के लिए दोस्तों अब GST पोर्टल पर इस फंक्शनलिटी को लाइव किया गया है। दोस्तों चलिए समझते हैं अब आपको टेबल 14 और 15 में डिटेल कैसे फिलअप करनी है। तो दोस्तों आप GST 1 में टेबल नंबर 14 ओपन करेंगे, यानी कि सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। दोस्तों यहाँ पे दो टाइप दी गई हैं यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं। एक तो लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 TCS और दूसरी है लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। तो दोस्तों जो पहली टैब है वो आपको फिल करनी है यदि आप ऐसी सप्लाई करते हैं जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को GST एक्ट के अंतर्गत TCS कलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड पे प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप GST नंबर भरेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर का, यहाँ पे उसके बेस पे ट्रेड नेम और लीगल नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर का। यहाँ पे आपको नेट वैल्यू सप्लाई एंटर करनी है और IGST CGST या फिर SGST आपको यहाँ पे एंटर करना है और सेव करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे टेबल 14A के अंतर्गत आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो आपने सप्लाई की है, जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को TCS कलेक्ट करना है, उसकी आपको समरी ही यहाँ पे एंटर करनी है, क्योंकि जो भी आपने सप्लाई की है ई कॉमर्स ऑपरेटर को और उसकी जो लाइबिलिटी है वो आप पहले ही रिपोर्ट करते हैं टेबल नंबर 4 से लेके टेबल नंबर 10 में GST 1 में। तो उसकी समरी आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। यहाँ पे जो भी टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स लायबिलिटी आप दिखाएंगे वो आपके GST 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। यदि दोस्तों आपने यहाँ पे कोई गलती कर दी है इसको एंटर करते हुए, तो आप अमेंडमेंट कर पाएंगे टेबल 14A सब क्लोज A के अंतर्गत। तो दोस्तों मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल करते हैं कस्टमर को या फिर रजिस्टर्ड व्यक्ति को, तो उस केस में या तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे B2C में दिखाते हैं या फिर यहाँ पे B2B के अंतर्गत दिखाते हैं टेबल 4 के अंतर्गत। तो दोस्तों इसकी डिटेल अब आपको GSTN वाइज जो है यहाँ पे टेबल नंबर 14 में भी दिखानी होगी, क्योंकि ये सप्लाई आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को TCS कलेक्ट करना है। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप एक्सपोर्ट इनवॉइस टेबल 6A में दिखाते हैं। यदि आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ये सेल की है तो उस केस में आपको इसकी समरी यहाँ पे टेबल नंबर 14 में भी एंटर करनी होगी। दोस्तों यदि सप्लायर ऐसी सप्लाई करता है जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही GST पे करना है सेक्शन 9 से सेक्शन 5 के अंतर्गत, जैसे कि हाउस कीपिंग या रेंट ए कैब की सर्विस के ऊपर, तो उस केस में सप्लायर को इसकी डिटेल टेबल 14 में जो सेकंड टैब दी गई है लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 से सेक्शन 5 यहाँ पे दिखानी है। तो यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको GST नंबर डालना है ई कॉमर्स ऑपरेटर का और यहाँ पे नेट वैल्यू सप्लाई डालनी है और यहाँ पे IGST या CGST जो एंटर करना है और सेव करना है।
तो दोस्तों यहाँ पे टेबल 14B के अंतर्गत सप्लायर को ही सप्लाई रिपोर्ट करनी है, जो कि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करेंगे, जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट अपनी सप्लाई रिपोर्ट करनी है। ये सप्लाई जो आप रिपोर्ट करेंगे वो आपके जीएसटी 3B में टेबल 3.1.1 क्लोज 2 के अंतर्गत ऑटो पॉपुलेट होगी, और यदि कोई अमेंडमेंट है तो वो आप टेबल 14A क्लोज B के अंतर्गत ही रिपोर्ट कर पाएंगे। दोस्तों जब आप जीएसटी 3B फाइल करते हैं तो उसमें टेबल 3.1.1 दिया गया है, यानी कि यदि ऐसी सप्लाई आप करते हैं जो कि नोटिफाई की गई है सेक्शन 9 सेक्शन 5 के अंतर्गत CGST एक्ट में ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी होती है। दोस्तों यहाँ पे दो सीरियल नंबर है, यानी कि सीरियल नंबर 1 और 2। तो यहाँ पे पहले सीरियल नंबर के अंतर्गत तो टैक्सेबल सप्लाई, जिसपे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर इसकी रिपोर्टिंग करता है यहाँ पे। और जो सीरियल नंबर 2 है यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की है, जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही जीएसटी पे करना है, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे होती है। तो ये जो डिटेल है वो अब ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगी आपके जीएसटी 1 से इस टेबल में जीएसटी 3B में। यदि आप ऐसी सप्लाई करते हैं जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही जीएसटी पे करना है, जैसे कि रेंट अ कैब की सर्विस। दोस्तों अब समझ लेते हैं टेबल नंबर 15 को, यानी कि यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर ऐसी सप्लाई करता है जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही जीएसटी पे करना होता है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को इसकी डिटेल टेबल नंबर 15 के अंतर्गत एंटर करनी है। दोस्तों यहाँ पे 4 टाइप दी गई हैं, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सप्लाई की गई है, लेकिन यदि सप्लायर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उस केस में यहाँ पे रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में डिटेल एंटर करनी है। यहाँ पे आप ऐड रिकॉर्ड प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लायर का जीएसटी एंटर करना है, रिसिपिएंट का जीएसटी एंटर करना है, डॉक्यूमेंट नंबर, रिसिपिएंट नेम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो डिटेल है जैसे कि डॉक्यूमेंट डेट, टोटल वैल्यू सप्लाई मेड, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, तो उसके बेस पे जो सप्लाई टाइप है इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डिटेल एंटर करके सेव करेंगे। तो दोस्तों टेबल नंबर 15 में ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही एंट्री करनी है जो कोई सप्लाई करता है जहाँ पे कि उसे ही जीएसटी पे करना होता है। दोस्तों ये सप्लाई कहीं और रिपोर्ट नहीं होती है, बल्कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टेबल नंबर 15 के अंतर्गत ही रिपोर्ट करनी होती है। दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर्ड सप्लायर है और रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे B2B के अंतर्गत ही रिपोर्ट होगी। यहाँ पे इनवाइस लेवल आपको एंट्री करनी है, हर इनवाइस के लिए एंट्री करनी है, और ये डिटेल आप इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा भी फिल कर सकते हैं यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। यदि डेबिट या क्रेडिट नोट है इससे रिलेटेड तो वो आपको सेपरेटली टेबल नंबर 9B में रिपोर्ट करनी है। दोस्तों दूसरी टाइप है रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने सप्लाई तो ली है रजिस्टर्ड सप्लायर से, लेकिन आगे जो सप्लाई की है वो अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट को की है। तो रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड की टाइम में आपको जो डिटेल है वो ऐड करनी है। यहाँ पे सप्लायर का जीएसटी नंबर ई कॉमर्स ऑपरेटर एंटर करेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे सिलेक्ट करेगा, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे एंटर करेगा, सप्लाई टाइप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहाँ पे रेट चूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे टैक्स एंट्री करके सेव करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है कि यदि रजिस्टर्ड सप्लायर है अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो आप यहाँ पे ये डिटेल एंटर करेंगे और ये डिटेल आपको नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट एंटर करनी है। यदि क्वार्टरली जीएसटी 1 फाइल की जाती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा तो उस केस में IFF यानी कि इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी में डिटेल अवेलेबल नहीं होगी। जब आप क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे उसमें डिटेल आपको एंटर करनी होगी। दोस्तों अगली टैब है अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड की टैब, यानी कि दोस्तों यदि सप्लायर तो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है लेकिन रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को इस टैब के अंतर्गत एंट्री करनी है। यहाँ पे जीएसटी नंबर रिसिपिएंट का एंट्री किया जाएगा और डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, टोटल वैल्यू सप्लाई मेड, प्लेस ऑफ सप्लाई आप यहाँ पे चूज़ करेंगे और उसके बेस पे सप्लाई टाइप आ जाएगी और यहाँ पे आप रेट वाइज टैक्सेबल वैल्यू एंटर करके सेव करेंगे। दोस्तों यहाँ पे यदि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है तो उस केस में यदि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो मंथली आप इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल कर सकते हैं, उसमें डिटेल उपलब्ध होगी। यदि कोई डेबिट या क्रेडिट नोट है तो वो आप टेबल 9B में रिपोर्ट करेंगे जीएसटी 1 में।
दोस्तों यदि सप्लायर भी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट भी जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इसकी एंट्री यहाँ पे सबसे लास्ट टाइम में करेगा और यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे प्रेस करेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो चूज़ करना है। टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई टाइप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे आप रेट चूज़ करेंगे, तो रेट वाइज ये सप्लाई आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी है। दोस्तों यदि सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है और आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस केस में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा डिटेल नहीं फिल होगी। जब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपको डिटेल फिल करनी है। ये डिटेल आप नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट फिल करेंगे। दोस्तों ये सभी डिटेल जो है ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होंगी आपके जीएसटी 3B में टेबल 3.1.1 के सीरियल 1 में, यानी कि जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे करना होता है उस कॉलम में, और ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबिलिटी कैश में पे करनी होगी। यदि कोई अमेंडमेंट है तो आप टेबल 15A1 एंड 15A2 में रिपोर्ट करेंगे जीएसटी 1 में। दोस्तों ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में जो टैक्सेबल वैल्यू टैक्स लायबिलिटी है सभी 4 सेक्शन से, यानी कि B2B, B2C, अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है टेबल 15 की जो ये वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली जीएसटी 3B में पॉपुलेट होंगी टेबल 3.1.1 में। और दोस्तों जो ई इनवाइस है वो टेबल 15 में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट नहीं होगी ई कॉमर्स के केस में। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है अपने रिकॉर्ड एग्जामिन करेगा और टेबल नंबर 15 में जो रेलेवेंट एंट्रीज है वो एंटर करेगा। दोस्तों इसके अलावा बड़ा बदलाव जो है जीएसटी 2B में किया गया है। जो व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई लेते हैं और जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं वो अब इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। ये जो इनपुट एज क्रेडिट है उनके जीएसटी 2B में दिखाई देगा। इसके लिए जीएसटी 2B में नया चेंज किया गया है। दोस्तों अब यदि कोई व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ऐसी सप्लाई लेता है ई कॉमर्स ऑपरेटर से जहाँ पे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही जीएसटी पे करना होता है, तो अब इसकी डिटेल आपके जीएसटी 2B में दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों ई कॉम डॉक्यूमेंट्स, ये नई रो यहाँ पे ऐड की गई है। तो इस प्रकार यदि सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है लेकिन रिसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, या फिर दोस्तों सप्लायर भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को इनपुट एज क्रेडिट पास ऑन हो सके, इसके लिए यहाँ पे नई ये टैब उपलब्ध कराई गई है ई कॉमर्स डॉक्यूमेंट्स। तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कितना आईटीसी जो है ऐसा है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने पे किया है और जो आप लेने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए समझना जरूरी है कि अब जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं तो आप जो सप्लाई करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू उसकी आपको सेपरेट रिपोर्टिंग करनी है टेबल नंबर 14 में, जिससे कि दोस्तों मैच किया जाएगा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी सप्लाई डिक्लेयर करता है जीएसटी 8 में, और उसके बेस पे आपको नोटिस आ सकते हैं। इसलिए आपको अपनी सप्लाई को ध्यान से रिपोर्ट करना है, रिकंसाइल करना है, उसके बाद ही रिपोर्ट करना है। और यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपको टेबल नंबर 15 के अंतर्गत ये रिपोर्टिंग करनी है। और यदि आप रिसिपिएंट हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई लेते हैं तो उस केस में जीएसटी 2B में जो ये नया कॉलम ऐड किया गया है उसे आपको ध्यान रखना है, और वो आईटीसी यदि आप लेने के लिए एलिजिबल हैं तो आप जीएसटी 3B में क्लेम कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप इस एडवाइजरी को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और हमारी व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी दिया गया है, और हमारी वेबसाइट taxhill.com से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।